सभी प्यारे साथियों को गुड मॉर्निंग नहीं बेटा, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पे। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन जबरदस्त जिंदाबाद होगे, आपकी तैयारी एकदम खतरनाक चल रही होगी। जल्दी से एक बार सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी प्यारे साथियों को गुड आफ्टरनून। उज्ज्वल यादव हैं, प्रियंका हैं, गुड मॉर्निंग। आयुष हैं, लक्ष्मी हैं और रश्मि कश्यप हैं, मोनिका हैं, पूजा हैं, राहुल हैं, इशाद अहमद हैं, विवेक हैं, विकास हैं, आकाश चौधरी हैं, शोभा कुमारी हैं। सभी प्यारे साथियों को गुरु पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी जो टीचर्स डे विश कर रहे हैं बच्चे, उसका बहुत बहुत थैंक यू। और ये आप जानते हो कि एक ये इम्पोर्टेंट डे हमारी लाइफ में आता है जो हमें मतलब बताता है कि भैया गुरु जी हैं, उनका भी कभी कभी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि गुरु हमें एक डायरेक्शन देता है, एक टीचर, ठीक है ना। और ये प्राचीन काल से ही चला रहा है कि भैया अपने गुरुओं का लोग पहले बहुत सम्मान करते थे। आप सभी भी इतना सारा प्यार करते हो कि बस ना पूछो क्या कह दूं मैं, ठीक है ना। चलो तो सभी प्यारे दोस्त क्लास से जुड़ेंगे और आज से हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। 15 क्लास में इकोनॉमिक्स में आपकी समाप्त कर दूंगा, तो जल्दी से एक बार सभी प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। नीरू हैं, सोनम यादव हैं, प्रियांशी हैं, जगवीर सिंह हैं, हेमा हैं, लकी सैनी हैं, सुनील हैं। तो जो भी हैं सभी जल्दी से एक बार क्लास से जुड़ें, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो भैया बात करते हैं इकोनॉमिक्स। तो भैया पहले मैं बात करूं आपसे इकोनॉमिक्स, ठीक है ना भाई। इकोनॉमिक्स जैसे हम कहते हैं अर्थशास्त्र, ठीक है ना भाई, अर्थशास्त्र। तो भैया अर्थशास्त्र आपको क्या पढ़ना है बेटा, तो ध्यान रखना है हमारे सिलेबस में इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमिक्स हमारे सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना भाई। अब आप कहोगे गुरु जी अच्छा ऐसा है तो फिर क्या है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इंडियन इकोनॉमी, ठीक है ना भाई। क्या है बेटा, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। अब आप कहोगे क्या ये दो चीजें अलग अलग हैं? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल अलग हैं। जो हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा इंडियन इकोनॉमी, जिसे बोलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है ना भाई। क्या कहते हैं बच्चे, भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब आप कहोगे जी ये क्या चीज होती है, भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में हमारे सिलेबस में दिया होता है कि इंडियन इकोनॉमी की आपको जानकारी होनी चाहिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की जानकारी आपको होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है ना भाई, बिल्कुल ठीक है। नित्या द्विवेदी हैं, सभी बच्चे एक बार क्लास से जुड़ेंगे। तो भैया अब देखो ध्यान से समझना है जितनी भी बातें मैं आपको बताऊं। सबसे पहले मैं एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं आपको कि हमारा सिलेबस क्या होगा, ठीक है ना भाई। सिलेबस, ठीक है ना, पाठ्यक्रम जैसे कहते हैं, सिलेबस, ठीक है ना। कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में मतलब हम जानेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या चीज है। दूसरा टॉपिक होगा बच्चे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार जानेंगे। फिर इसके बाद बच्चे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, कितने क्षेत्र हैं, ठीक है ना भाई। आगे बात करूं मैं आज आपसे तो तीन टॉपिक हो गए हमारे। इसके बाद जो होगा वो होगा आपका नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, जिसमें जीडीपी गिर रही है उठ रही है जानेंगे, नेशनल इनकम, ठीक है ना, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम के बारे में जानेंगे। इसके बाद मैं बात करूं मेरे दोस्त आपसे पांचवा टॉपिक, राष्ट्रीय आय के बाद हम जानेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन बोलते हैं बच्चे, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। यही डिफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन के बारे में भी जानेंगे कि वस्तु और सेवाओं की कीमत में होने वाली लगातार वृद्धि को ही क्या बोलते हैं बच्चे, इन्फ्लेशन कहते हैं। बेटा बिल्कुल पर्याप्त रहेगी इकोनॉमी आपकी 15-16 क्लास में मैं पूरी करा दूंगा, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना।
चलो सभी प्यारे साथियों को थैंक यू। और आगे चीजों को थोड़ा सा समझना है। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है ना। यही मैं बात करूं, थोड़ी सी बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब बच्चे गरीबी। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। बेरोजगारी और गरीबी के बारे में कुछ चीजें जानेंगे, ठीक है ना भाई। इसके बाद मैं बात करूं बच्चे, इन्फ्लेशन हमारा हो गया, नेशनल इनकम हो गया है, बजट के बारे में जानेंगे। बजट, बजट मतलब जो हमारा बजट होता है अर्थव्यवस्था का, ठीक है ना, एक साल का लेखा जोखा, उस बजट के बारे में जानेंगे। पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान, FYP मतलब 5 ईयर प्लान, जिसे हम कहते हैं हिंदी में पंचवर्षीय, पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना भाई। सरकार योजना बनाती थी 5 साल का डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए, तो 5 ईयर प्लान के बारे में जानेंगे, ठीक है ना भाई। बेटा इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन भी बन जाते हैं और 4 भी बन जाते हैं, पक्का किसी एग्जाम में नहीं होता। एग्जामिनर दिल्ली पुलिस के पेपर में ऐसा भी हुआ है भैया, 5-5, 6-6 प्रश्न भी पूछे गए इकोनॉमिक्स से, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि भैया एग्जामिनर का मूड क्या है, ठीक है ना। ज्योग्राफी से हो सकता है 2 दे दे, हो सकता है ज्योग्राफी से 4 दे दे, इकोनॉमिक्स के 1 दे दे, ठीक है ना। हो सकता है इकोनॉमिक्स के 4 दे, ज्योग्राफी के 2 दे, हो सकता है हिस्ट्री के 8 दे दे, हो सकता है हिस्ट्री के 2 दे दे, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना भाई। बेटा इकोनॉमिक्स अगर 25 क्वेश्चन जीके के आ रहे हैं, उसमें से 2-3 क्वेश्चन पक्का इकोनॉमिक्स के आपको देखने को मिलेंगे। एवरेज बात करूं मैं आपसे, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, जिनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना भाई। इसके बाद मैं बात करूं इंडस्ट्री, यानी कि उद्योगों को भी मैं आपको इसी के अंदर पढ़ाऊंगा, तो यहां थोड़ी सी बात करने वाले हैं इंडस्ट्री, इंडस्ट्री। और यहीं पर बच्चे मैं बात करूं आपसे, तो आपकी सेंसस यानी कि जो आपकी जनगणना है वो भी मैं यहीं कराऊंगा, ठीक है ना भाई। जनगणना, जनगणना, ठीक है ना भाई। सेंसस के बारे में भी यहीं जानेंगे। तो ये लगभग 10 टॉपिक आपके इंपोर्टेंट मैं आपको कराने वाला हूं, लेकिन यहीं पर एक टॉपिक और आ जाता है आपको बच्चे, यानी कि बच्चे जिसे बोलते हैं बैंकिंग, जो कि रह गया था बाय मिस्टेक मुझसे, बैंकिंग। और बैंकिंग के साथ यहीं पर बच्चे मनी के बारे में जानेंगे कि मनी का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, मुद्रा का विकास। और यहीं पर अगर मैं बात करूं मेरे साथी आपसे, तो यहीं बैंकिंग के साथ ही आपका एक टॉपिक आता है जिसे बोलते हैं मॉनिटरी पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, वो भी साथ के साथ क्लियर कर रहे होंगे, ठीक है ना भाई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के, ठीक है ना। चलो भाई बहुत अच्छे। स्टॉक मार्केट भी, स्टॉक मार्केट भाई बैंकिंग के साथ ही बता दूंगा मैं आपको, बिल्कुल परेशान ना होइएगा। हिमांशु को आशीर्वाद, बेटा बहुत सारा आशीर्वाद है, पूरा प्रेम ही आपसे है, ठीक है ना। आशीर्वाद भी पूरा आपसे, सब कुछ आपके साथ ही है। तो बात करते हैं स्टार्टिंग से बच्चे, बात करते हैं इंट्रोडक्शन क्लास आज की, ठीक है ना भाई। तो फर्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि इकोनॉमिक्स आखिर बीमारी क्या है। तो हेडिंग डाल दोगे इकोनॉमिक्स, ठीक है ना भाई, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है बच्चे? एक सब्जेक्ट है, एक विषय है, एक विषय है, ठीक है ना भाई। विषय जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, ऐसे ही एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, एक सब्जेक्ट है जिसे हिंदी में हम बेटा अर्थशास्त्र कह देते हैं, हिंदी में अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, अर्थशास्त्र। ये जो अर्थशास्त्र जिसे आप हिंदी में कहते हो बच्चे, ये जो अर्थशास्त्र है ये एक ग्रंथ भी है, ठीक है ना भाई। चाणक्य ने लिखा था, लेकिन अभी हिंदी वाले अर्थशास्त्र की अगर मैं बात करूं बेटा, जिसे हम अंग्रेजी का रूपांतरण कह देते हैं हिंदी में, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है अर्थ और एक होता है बेटा शास्त्र, ठीक है ना भाई। अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब होता है धन, और बच्चे शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन, किसी चीज के बारे में स्टडी करना, ठीक है ना, अध्ययन। अध्ययन, स्टडी करना। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, जो आपका अर्थशास्त्र है जिसे हम इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहते हैं, उसका मतलब होता है कि धन के बारे में अध्ययन करना, धन का अध्ययन, स्टडी ऑफ मनी, ठीक है ना भाई। धन का अध्ययन ही क्या कहलाता है?
अर्थशास्त्र कहलाता है। धन का अध्ययन ही क्या कहलाता है बच्चे आपका? इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, या अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, जो हिंदी वाला वर्ड है। बात समझ में आई? जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है, किताब है, ठीक है ना भाई, अर्थशास्त्र जो आपका ग्रंथ है बेटा, वो लिखा था आचार्य चाणक्य के द्वारा। आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। आचार्य चाणक्य द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है बेटा अर्थशास्त्र। अगर आप कहोगे कि गुरुजी क्या उसी अर्थशास्त्र की बात हो रही है? बेटा उसी के नाम पर पड़ा है, इसका नाम इकोनॉमिक्स का हिंदी में अर्थशास्त्र। बात समझ में आ रही है ना? मैं लेट हो गया, अभी कुछ नहीं बताया है आपको बच्चे, अभी बेसिक बातें चल रही हैं। तो इकोनॉमिक्स जिसे हम हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं, जिसका मतलब होता है अर्थ प्लस शास्त्र, यानी कि बेटा धन यानी कि मनी और स्टडी, धन के बारे में स्टडी करना ही अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स है। हिंदी में मतलब समझे तो ठीक है ना भाई। अर्थशास्त्र ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? आचार्य चाणक्य। आपने सुना होगा आचार्य चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्या हुआ करते थे? आचार्य हुआ करते थे। इन्हीं का अपमान कर दिया था किसने? घनानंद ने। और घनानंद के अपमान से अपमानित होकर और अपने आक्रोश को अपने अंदर जिंदा रख के इन्होंने घनानंद का साम्राज्य समाप्त करा दिया था। आपको ऐसा याद होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, वही आचार्य चाणक्य हैं। ठीक है ना भाई। खाना खा लो आके तिरुपति आरू, गुड़िया आएंगे किसी दिन तब खाना खाएंगे, अभी आप खाओ फिलहाल में, ठीक है ना मेरे बच्चे। और यहां चीज ये समझनी है कि ये जो अर्थशास्त्र था जो आचार्य चाणक्य ने लिखा, ये आपका राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स से संबंधित था कि राजा को किस तरीके से अपना शासन चलाना चाहिए। लेकिन इसमें अर्थशास्त्र यानी कि बेटा धन के बारे में कुछ बातें, राजा का कोष कैसा होना चाहिए, सारी चीजें ऐसी बताई गई। ठीक है ना भाई। चलो भाई, सौरभ सैनी सर 51,000 का क्या लिया था? अरे बेटा 51,000 मिलेंगे तभी तो लिया था, मतलब मिले थे ऐसा नहीं है नहीं मिले, लेकिन वो पहले से ही शर्त ये थी कि वो खर्च किए जाएंगे। तो उसकी कल जब हम अमरोहा गए तो बेटा उसकी पार्टी हो गई थी, तो खर्च मैंने अपने ऊपर नहीं किए, पूरी टीम के ऊपर खर्च होने थे वो पैसे। ठीक है ना भाई। तो बात समझ में आ गई है। आपसे पूछेगा अर्थशास्त्र किसने लिखा है? चाणक्य ने। आपसे पूछेगा अर्थशास्त्र ग्रंथ जो है बच्चे आपका वो किससे संबंधित है? तो आपका आंसर आना चाहिए ये राजनीति से संबंधित है। ठीक है ना, गलत लग गया राजनीति इधर, तो यहां कर दोगे राजनीति से जुड़ा हुआ है बेटा, आपका पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना भाई, ये बात ध्यान रखनी है। चलो ये तो आप समझ गए होंगे कि ये तो बात कर ली हमने अर्थशास्त्र ग्रंथ की। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स, जो सब्जेक्ट आपका विषय है इकोनॉमिक्स। बेटा ये कैसे कैसे डेवलप हुआ और इस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? ठीक है ना भाई। तो जो इकोनॉमिक्स आया है निकल के आपका, इकोनॉमिक्स को ही तो हिंदी में हम अर्थशास्त्र कह देते हैं बेटा, वैसे तो इकोनॉमिक्स है वो। अगर वर्ल्ड वाइड देखो, अब चाइना में जाके कहो या फिर अमेरिका में जाके कहो मैं अर्थशास्त्र पढ़ना है बेटा, तो वहां थोड़ी ना जानते हैं, हम हिंदी में ही तो कह देते हैं अपनी भाषा में इसे अर्थशास्त्र। ठीक है ना भाई। तो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं मेरे साथी आपसे, तो इकोनॉमिक्स एक ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से निकल के आया है, यूनानी भाषा के शब्द। यूनानी, यूनान की भाषा, यूनान को क्या बोलते हैं बच्चे? ग्रीक। ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है। ठीक है ना भाई। और उसका नाम है ओकोनोमिया। ओकोनोमिया, ओकोनोमिया से बना है, ओकोनोमिया। अब ओकोनोमिया भी दो शब्दों से बना है, ओकस प्लस नोमिया। ओकस का मतलब होता है बेटा घर, ठीक है ना भाई, और नोमिया का मतलब होता है मैनेज करना किसी चीज को। ठीक है ना भाई। तो या फिर आप कह लो घर का मैनेजमेंट या फिर बेटा रिसोर्सेज का मैनेजमेंट। बात क्लियर है? चलो भाई, वॉइस मिसमैच हो रही है, एक बार जरा चेक कीजिएगा क्या ऐसा है। हाय सर, लव यू भाई, लव यू। हमारा भी हैप्पी टीचर्स डे स्वीकार करें। लक्ष्मी देवी गुड़िया स्वीकार है। विधि कल बता रहे हैं कुछ, एक बार बताएंगे जरा, कमेंट सेक्शन ओपन कीजिए। कल तो आपने मुझे देखा भी ना था, अमरोहा में राम राम भी ना कर पाई। अब गुड़िया ना कर पाए होंगे, ना देख पाए होंगे, आपको पता तो है कितने सारे स्टूडेंट्स थे, सभी के पास जाना बेटा, वहाँ आपको पता है ना, वहाँ मेरा कबूतर बना देते, इतने सारे बच्चे थे। तो इसलिए बच्चे जान बचानी भी भारी हो जाती है कई बार, आप सभी का प्रेम इतना मिल जाता है। तो चीज़ों को थोड़ा सा समझिएगा, ऐसा नहीं है कि आपसे हम मिले नहीं, ठीक है ना, मतलब
पास जाना पॉसिबल नहीं हो पाया, सिचुएशन ऐसी थी। चलो भाई बहुत अच्छे विधि, फिर किसी दिन मिलेंगे, आप यहां आ जाना नोएडा, तब मिल लेंगे, ठीक है ना। नो मिसमैच सर, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िएगा। ओकोनोमिया से बना है, तो ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड आया है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, यूनानी भाषा का शब्द है ओकोनोमिया, जिससे निकला है इकोनॉमिक्स शब्द आपका, ठीक है ना भाई। अगर मैं इस शब्द की बात करूं तो ये ओकोनोमिया का जो मीनिंग होता है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है ना, घर का प्रबंधन, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है ना भाई, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। या फिर अगर मैं बात करूं मेरे साथी आपसे, इसका मतलब दूसरा होता है एक मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है ना भाई, संसाधनों का प्रबंधन। अभी आपको मैं समझाऊंगा, घर का प्रबंधन बोलो आप या फिर संसाधनों का, ठीक है ना भाई। किसका? ओकोनोमिया का मतलब होता है संसाधनों का प्रबंधन, संसाधनों का प्रबंधन, ठीक है ना भाई। तो ये बात ध्यान रखनी है, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। अब देखो होता क्या है, हमारे पास पैसा है बेटा, वो भी क्या है, एक संसाधन है, ठीक है ना भाई, रिसोर्सेज है हमारे लिए। हमारे देश की जमीन से खनिज निकलते हैं, वो क्या है, हमारे लिए रिसोर्सेज हैं। बात समझ में आ रही है ना। आगे बात करूं बच्चे मैं आपसे, हमारे देश में पेड़ हैं, वन हैं, फॉरेस्ट हैं, उनका भी यूज करते हैं हम, वो भी हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेज हैं। ये मार्कर मेरे लिए क्या है, एक रिसोर्स है, एक संसाधन है। ये टेबल, ये फैन, ये एसी, ये स्क्रीन, ये सब कुछ रिसोर्सेज हैं, जो भी आप अपनी आंखों से देखते हो हमारे संसाधन हैं, ठीक है ना भाई। चलो अब देखो बात क्या समझनी है भाई, रोम रोम है सभी को, रोम रोम है सभी की, राम राम, किट्टू की भी राम राम भाई। पूजा शर्मा, नोएडा में कहाँ पर रहते हैं प्लीज सर, एड्रेस क्या है स्टूडियो का। गुड़िया आप हमारी मतलब जो वो ऑफिस वाला नंबर है उस पर कॉल कर लीजिएगा, वहाँ आपको एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कोई घबराने की बात नहीं है। हरियाणा भी आएंगे भाई, बात मत करिएगा, देखो आपस में बात करोगे समझ में नहीं आएगा, मैं आपसे बार बार ये बात कह रहा हूँ, ठीक है ना। नेहा सोलंकी, बिल्कुल भाई, सभी प्यारे साथियों को तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद, ठीक है ना। आपने इतना सारा विश किया है, बहुत सारा किया है, ठीक है ना। अब देखो यहां बात समझनी है, संसाधन, हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं बेटा वो लिमिटेड हैं। लिमिटेड का मतलब सीमित संसाधन हैं, लेकिन जो हमारी इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है। जनसंख्या है अनलिमिटेड बढ़ रही है, बात समझ में आ रही है। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं लेकिन अनलिमिटेड वांट्स हैं, अनलिमिटेड वांट्स, वांट्स मतलब इच्छाएं। मैं चाहता हूं रीबॉक के जूते हों, आईफोन हो मेरे पास, मैं चाहता हूं बच्चे एक गाड़ी हो, मैं चाहता हूं बच्चे यानी कि ये हो वो हो, दुनिया भर की चीजें हो मेरे पास, मतलब मेरी इच्छाएं। आपकी भी इच्छाएं होंगी कुछ बच्चे, हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड होती हैं, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। कहने का मतलब क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई किया जाए, यही आपका इकोनॉमिक्स बताता है। बात समझ में आ रही है ना। चलो भाई, अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे, हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं बच्चे, लिमिटेड हैं, सीमित संसाधन हैं, लेकिन हमारी जो इच्छाएं हैं वो कैसी हैं, अनलिमिटेड हैं। अनलिमिटेड, उनकी लिमिट नहीं है। हमें पता नहीं क्या क्या चीज की इच्छा कर जाती है, तो हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से, सीमित संसाधनों से असीमित इच्छाओं को कैसे सेटिस्फाई करें, यही चीज इकोनॉमिक्स है। मतलब क्या है, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का प्रबंधन। बात समझ में आ रही है ना। यानी कि हमारे पास संसाधन लिमिटेड हैं, उनको किस तरीके से एलोकेट करें, उनका बंटवारा किस तरीके से करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम सेटिस्फाई कर पाएं। बात समझ में आ रहा है ना। चलो बहुत अच्छे, पहली बार कमेंट कर रहा हूं अखिल खान, नहीं किया करो बेटा, पूरे दिन किया करो कमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई बात समझ में आ गई है। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन्हें किस तरीके से बांटें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जनता की इच्छा पूरी हो सके, यही तो मेरे भाई, यही तो अर्थशास्त्र है।
और इसी अर्थशास्त्र को आपको अच्छे से जानना है, ठीक है ना भाई। तो ये मैंने एक मतलब बताया कि इकोनॉमिक्स करती क्या है। भैया इकोनॉमिक्स का मतलब है संसाधनों का ऐसा प्रबंधन करना जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल सके, उनकी इच्छाओं को संतुष्ट किया जा सके, जैसे कि आपकी भी अपनी कुछ इच्छाएं होती हैं, ठीक है ना भाई। तो ये बात आपको समझनी है। अब आगे बात करते हैं बच्चे। एक इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे आपके जिनका नाम है एडम स्मिथ, ठीक है ना भाई। एडम स्मिथ का नाम आपने सुना होगा, एडम स्मिथ, चचा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कहां के थे? स्कॉटलैंड यानी कि ब्रिटेन के एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है ना, अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने 1776 में एक बहुत बड़ा योगदान दिया इकोनॉमिक्स के सेक्टर में। इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की जिनका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। हिंदी में वैसे कभी आज तक इस किताब का नाम, किताब का नाम नहीं पूछा गया है, अंग्रेजी में ही देता है, तो अंग्रेजी का प्रयोग थोड़ा सा करते रहना है इकोनॉमिक्स में, बात ध्यान रखनी है आपको। तो द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ का मतलब संपदा, संपत्ति, नेशन मतलब राष्ट्रों की संपत्ति, बेटा राष्ट्रों की संपदा, राष्ट्र मतलब बेटा देश, ठीक है ना भाई। राज्यों की संपदा या राष्ट्र की संपदा पुस्तक किसने लिखी? एडम स्मिथ ने। इसका प्रकाशन हुआ था 1776 में। इस पुस्तक ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्रांति ला दी और अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में स्थापित हो गया, ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त यहां आपसे, बेटा ऐसा है मैं किसी भी बारे में कोई भी आपको कमेंट नहीं करना चाहता हूं, तो आप मुझसे अनावश्यक बातें ना पूछें, मेरे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ प्रश्न आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना भाई। और ये वेल्थ ऑफ नेशन जो किताब है बच्चे वो किसकी है? इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ की, ठीक है ना भाई। और इन्हें इसीलिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पापा ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, ठीक है ना भाई, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, इकोनॉमिक्स का पप्पा कहा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना भाई। तो इकोनॉमिक्स के पापा कौन है? एडम स्मिथ। आपके पैदा होने में आपके पापा का योगदान था तो आप उन्हें पापा कहते हैं। इकोनॉमिक्स को एक विषय के रूप में स्थापित होने में यानी कि बच्चे एडम स्मिथ का योगदान रहा, इसलिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना भाई। तो इतनी छोटी सी बात आपके समझ में आई होगी। अब बात करते हैं, मैंने आपको कहा कि इकोनॉमिक्स हमें नहीं पढ़ना है। आप कहोगे क्या पढ़ना है? इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है। तो आप कहोगे जी इकोनॉमी में और इकोनॉमिक्स में क्या अंतर होता है? बिल्कुल होता है बच्चे, यहां समझना है। तो भैया यहां डिफरेंस क्रिएट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। हिंदी में कहते हैं बच्चे अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था, ठीक है ना भाई। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है? अर्थव्यवस्था में, ठीक है ना भाई, अर्थव्यवस्था में क्या डिफरेंस है? अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। बात क्लियर हो रही है थोड़ी सी? तो ध्यान से समझना है, तो यहां थोड़ी सी चीजों को समझिएगा। अगर मैं बात करूं बच्चे अर्थशास्त्र की, तो मैंने आपको बताया अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट है, एक विषय है, एक सब्जेक्ट है बेटा, एक विषय है अर्थशास्त्र। और इस विषय के अंदर कुछ बातें लिखी गई हैं, ठीक है ना भाई। अब आप कहोगे जी कैसी बातें लिखी गई हैं? बेटा बातें ऐसी जैसे हर किताब में लिखी जाती हैं। बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, वो खैबर दर्रे से आया था, ठीक है ना। उसमें कहानी लिखी गई है कि अतीत में क्या क्या हुआ है, हमारे पीछे क्या क्या हुआ है पास्ट में, ठीक है ना भाई। यहां इकोनॉमिक्स में क्या लिखा जाता है? राष्ट्रीय आय को कैसे कैलकुलेट करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना भाई। दीपक कह रहे हैं इक्विटी क्या होती है? अरे भैया इक्विटी पे भी जाएंगे यार। तुम एक बात बताओ, इकोनॉमिक्स की पहली क्लास है, आप मुझसे कह रहे हो शेयर क्या होता है गुरुजी, ये बताओ पहले। अरे मेरे भाई इक्विटी शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, मैं आपको समझाऊंगा जब शेयर मार्केट बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहां परेशान ना हो बिल्कुल भी। चलो भाई, पुष्पक हैं,
रागिनी गुप्ता है, आज तो कतई रंग बिरंगा दिखा जा रहा है। रंग बिरंगा कौन दिख रहा है भाई? चलो भाई, बात समझ में आ रही है ना? हाँ बेटा, ज्योग्राफी खत्म हो गई है आपकी। अब देखो यहां थोड़ी सी चीजें समझनी है। इकोनॉमिक्स एक विषय है, जैसे अन्य विषय होते हैं आपके, पॉलिटी होती है जिसमें राजनीति के बारे में बताया जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे होता है वैसे होता है, ऐसे ही बच्चे यहां इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र से जुड़े हुए कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। तो इस बुक में क्या लिखा गया है बच्चे? कुछ इसमें प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल स्कूल वाला नहीं है, वो प्रधानाचार्य अलग होते हैं। यहां प्रिंसिपल का मतलब है सिद्धांत से, ठीक है ना भाई? सिद्धांत का मतलब कुछ नियम कायदे कानून दिए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आय कैसे निकालनी है, आप समझ में आ रहा है ना? हम अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकालते हैं, इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट होता है, इन्फ्लेशन होता क्या है, ये सारे प्रिंसिपल इस किताब में दिए गए हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर दिए गए हैं। कहने का मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स क्या है? यानी कि थ्योरी है। थ्योरी, थ्योरी समझते हो ना बेटा? थ्योरी, थ्योरी तो समझते होगे ना? थ्योरी किसे कहते हैं? थ्योरी का मतलब बेटा कुछ चीजें, कुछ कानून, नियम कायदे कानून लिखे गए हैं इसमें, ठीक है ना भाई? कासिम आया खबर से सर, कशिम आया था खबर से सर। पता ना बेटा क्या कह रहे हो आप, कौन खसिम आया था? पता नहीं किसकी खसिम की बात कर रहे हो आप। बात यहां तक समझ में आ गई होगी कि इकोनॉमिक्स एक किताब है जिसमें कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, यानी कि थ्योरी दी गई है। अब बेटा देखो, ध्यान से समझना है, इकोनॉमिक्स बहुत आसान विषय है। पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, आप डरते होगे, लेकिन मेरे से पढ़ोगे, अगर पहली बार भी पढ़ रहे हो तो डर खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था हाँ बेटा, सीपीओ के लिए सफिशियंट रहेगी, आपको उससे अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अर्थव्यवस्था क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी है बच्चे इस थ्योरी का प्रैक्टिकल, यानी कि जब अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को हम किसी ज्योग्राफिकल रीजन, किसी देश में, किसी राज्य में, किसी गांव में, किसी जिले में, किसी घर में, यानी कि ये जो सिद्धांत हैं, जब इनका हम प्रैक्टिकल करते हैं तो वो वहां की अर्थव्यवस्था बन जाती है। तो कहने का मतलब, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का किसी भौगोलिक क्षेत्र में उपयोग करना ही अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है ना भाई? तो भैया ध्यान रखना है, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को किसी भौगोलिक क्षेत्र में, किसी भौगोलिक क्षेत्र में लागू करना ही क्या कहलाता है बेटा? लागू करना ही अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना भाई? ध्यान से समझना है, मैं एक एक बात बताऊंगा आपको, एकदम फुल डिटेल में, ठीक है ना भाई? तो कहने का मतलब, अब ये आप कहोगे भौगोलिक क्षेत्र क्या है? कहने का मतलब देखो, सीधी सी बात समझो, यानी कि ये अपना देश है बेटा, इंडिया, भारत एक भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है ना भाई? जिसकी अपनी टेरिटरी, लैंड, जहां अपनी सरकार, सारी चीजें हों, वो एक ज्योग्राफिकल एरिया है। तो अर्थशास्त्र के जो नियम हैं बेटा, जो सिद्धांत हैं, अगर ये मैंने कहां लागू कर दिए? ये मैंने लागू कर दिए बेटा, ये मैंने अप्लाई कर दिए इंडिया के अंदर, तो क्या बन गई? इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था क्या बन जाती है मेरे दोस्त? ये बन जाती है इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक है ना भाई? भारत की अर्थव्यवस्था। तो अर्थशास्त्र में भैया हमें पता करना है भारत की राष्ट्रीय आय, दो भैया कानून नियम तो यहां लिखे गए, इन्हें लगा दो भारत में, बन गई इंडियन इकोनॉमी। मैंने बच्चे यही अगर चीन में लगा दिए तो बन गए चीन की अर्थव्यवस्था, चाइनीज इकोनॉमी, चीन की अर्थव्यवस्था। अगर मैं आपके घर में लगा दूं तो बन गई आपके घर की अर्थव्यवस्था। बात समझ में आ रही है ना जो मैं कहना चाह रहा हूं? देखो सीधी सी बात है, ये एक किताब है, इस किताब में लिख रहा है बेटा कि आपको अपने से बड़ों का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर इस किताब में लिख रहा है तो ये
बात लिखी गई है, एक सिद्धांत लिखा गया कि सम्मान करना है बड़ों को, छोटों को बेटा पप्पी करनी है, प्यार करना है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, अगर ये बात सिर्फ किताब में लिखी गई है, हम लागू नहीं कर रहे हैं बेटा, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे साथी, यानी कि हमने अभी अप्लाई नहीं की, वो तो सिद्धांत केवल इकोनॉमिक्स की तरह लिखे गए हैं, लेकिन मैं अपने ऊपर ये बात लागू कर दूं, मैं अपने बड़ों से, अपने से बड़ों का रेस्पेक्ट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, राम राम बेटा ये करनी स्टार्ट कर दूं, मतलब ये जो बात लिखी गई है ना, ये मैंने लागू कर ली अपने ऊपर, तो ये बन गई इकोनॉमी। बात समझ में आ रही है ना। कासिम आया था खैबर दर्रे से, ये बोल रहे होंगे शायद, अच्छा ऐसा मामला है। अरे बेटा बाबर भी खैबर दर्रे से आया था, बात समझ में आ रही है ना। मोहम्मद बिन कासिम वो आया नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन बाबर का मुझे कंफर्म पता है, ठीक है ना भाई। तो बात समझ में आ रही है मैंने आपसे क्या कहा है। मैं अगर रूस में लागू कर दूं, रूस भी एक ज्योग्राफिकल रीजन है बेटा, तो उसे कहा जाएगा रशियन इकोनॉमी, ठीक है ना भाई। मैं अगर यूपी में लागू कर दूं तो भैया यूपी की इकोनॉमी, यूपी की अर्थव्यवस्था। कहने का मतलब अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत हैं, जो नियम कायदे कानून हैं, जब इन्हें किसी ज्योग्राफिकल रीजन, किसी टेरिटरी में लागू किया जाता है, तो यानी कि कहने का मतलब वहां की अर्थव्यवस्था बन जाती है। यानी कि ये थ्योरी है, और ये बच्चे जो इकोनॉमी होती है ये प्रैक्टिकल है, ठीक है ना भाई। किसका प्रैक्टिकल, इस थ्योरी का, ठीक है ना भाई। तो ये जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था, ये क्या है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल। बात समझ में आ रही है ना। जैसे आपने फिजिक्स में देखा होगा कि भैया बहुत सारे सिद्धांत पढ़े होंगे, न्यूटन का लॉ, इसका लॉ, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, ठीक है ना। तो जब तक आप किताब में पढ़ रहे हो बेटा, तब तक तो थ्योरी है, लेकिन वो किताब की बातों को प्रयोगशाला में जाके जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो वो प्रैक्टिकल बन जाता है, ठीक है ना भाई। तो मुझे बताओ सच्ची सच्ची कि यहां तक आपके समझ में आया या नहीं आया। सर अभी तक हिस्ट्री में इतना ही पढ़ा है। बेटा पढ़ लोगे, आगे भी पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें पढ़ाएंगे नवीन सर, टेंशन क्यों ले रहे हो। चलो सर जी आपने तो कबूतर बना दिया, बेटा बिल्ली भी बना देंगे हम। बताओ क्या बनना है आपको, क्या बनना चाहते हो, हैं क्या बनना है बताओ। बेटा मैं जादू थोड़ी हूं, ठीक है ना भाई। बहुत अच्छे, बहुत गजब, समझ में आ गया ना। यहां तक समझ में आ गया। कहने का मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर सिद्धांत हैं, नियम कायदे कानून है, राष्ट्रीय आय कैसे निकालनी है। जब इन्हें हम किसी ज्योग्राफिकल रीजन में, किसी देश में, किसी राज्य में, किसी गांव में जब लगाते हैं तो बेटा वो इकोनॉमी बन जाती है। मतलब थ्योरी का प्रैक्टिकल है, मतलब अर्थव्यवस्था। तो हमें इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है, यानी कि अर्थशास्त्र का प्रैक्टिकल रूप देखना है बेटा हमें, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी है, तो सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा। चलो भाई बहुत अच्छे, आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे यहां पर, तो अर्थशास्त्र के सक्रिय रूप को, सक्रिय मतलब जब अर्थशास्त्र एक्टिवेट हो जाए कहीं, वही क्या होता है, अर्थव्यवस्था होती है। तो अर्थव्यवस्था क्या होती है, अगर मैं एक लाइन में बोलूं, अर्थशास्त्र के सक्रिय रूप को, ठीक है ना भाई, अर्थशास्त्र के सक्रिय रूप को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था क्या है, एक्टिव फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड इकोनॉमी। बात समझ में आ रहा है ना, दोबारा से समझ लो। एक्टिव फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड इकोनॉमी। बात समझ में आ रही है ना। अर्थशास्त्र के एक्टिव फॉर्म को, ठीक है ना, इकोनॉमी कहा जाता है। विक्की जाट कह रहे हैं बाबर आपका दोस्त था। बेटा ये बुद्धि चल गई है का, है बाबर दोस्त कैसे हो जाएगा। हम कौन सा बाबर के साथ घूमते थे। बाबर होगा, हमें क्या लेना देना बाबर से। इतिहास में प्रश्न पूछता है तो हमने बता दिया कि खैबर दर्रे से आया था भारत। इधर आ जाओ, बात समझ में आ गई है ना।
इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के प्रकार। ठीक है ना भाई। तो अर्थशास्त्र के बेटा दो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स या ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स भी कह सकते हो। इकोनॉमिक्स यानी कि दो पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। अगर मैं बात करूं कौन कौन से दो टाइप हैं अर्थशास्त्र के, तो भैया ध्यान रखना है, एक होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो, ठीक है ना भाई। पहला होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक होता है बेटा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। अब देखो दोनों को समझो, माइक्रो को कहा जाता है बेटा व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि, और मैक्रो को कहा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र हिंदी में। देखो ये जो इकोनॉमिक्स के वर्ड है ना, थोड़े से अटपटे से आपको लगेंगे, लेकिन होता अटपटा कुछ भी नहीं है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो ये तो होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और ये जो होता है बच्चे मैक्रो वाला, इसे कहा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो एंड मैक्रो, समष्टि अर्थशास्त्र। बात समझ में आ रही है ना थोड़ी सी। माइक्रो का मतलब आपने देखा होगा, आपका फोन है बेटा, फोन में पहले ऐसे करके इतना बड़ा सिम आता था, इस तरीके से ऐसे करके, एक साइड में से कोने पे से ऐसा टेढ़ा सा होता था, इस तरीके से होता सिम कार्ड पहले। इसमें बेटा यहां बीच में तांबे का एक हिस्सा सा होता था, आपने देखा होगा, तांबे की प्लेट सी बेटा, आज भी देखते होगे आप, पहले बहुत बड़ा। फिर बेटा ये आगे का हिस्सा खत्म कर दिया, यानी कि फिर बेटा आपका जो आने लगा सिम कार्ड, यानी कि इतना आने लगा, आधा सा डलने लगा। अब और माइक्रो किया गया, और छोटा किया गया, यानी कि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे अब देखोगे ना आप, केवल ये पत्ता पत्ता सा डलता है बेटा, ये वाला पत्ता पत्ता सा, ठीक है ना भाई, यही तो डलता है आजकल, देखा होगा प्लेट सी होती है सिम कार्ड की। इसका मतलब क्या है, चीजें माइक्रो होती जा रही हैं। माइक्रो का मतलब छोटी होती गई चीजें, और आज बच्चे यानी कि छोटा होता जा रहा है क्या, सिम कार्ड आपका, ठीक है ना। मैंने एक एग्जांपल दिया है। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, व्यष्टि का मतलब क्या होता है बेटा, छोटा वाला, ठीक है ना भाई, छोटा भाई हमारा, ठीक है ना। और बच्चे आपका समष्टि मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा वाला, जो बहुत बड़ा है। माइक्रो एंड मैक्रो आपकी समझ में आ गया होगा। आपके पास कितने कबूतर हैं सर, बायोलॉजी में पढ़े हैं अटपटे शब्द तो। हाँ बेटा, बायोलॉजी में ज्यादा अटपटे होते हैं, ये वाली ग्लैंड, वो वाली ग्लैंड, ये वाला रोग, वो वाला रोग, पता नहीं कितने तरीके के रोग हो गए, कितने तरीके की बीमारी हो गई। तो लेकिन बायोलॉजी में इंटरेस्ट आता है, बायोलॉजी बढ़िया विषय है, ठीक है ना भाई, बहुत अच्छे। बेटा एक स्कूल का मामला अलग है, स्कूल वाला इकोनॉमिक्स छोड़ दो आप यहां, ठीक है ना, वो अलग चीज है, यहां तुम्हें चीजें अलग अलग पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो व्यष्टि का मतलब छोटा या फिर सूक्ष्म, और समष्टि का बड़ा यानी कि वृद्ध, ठीक है ना भाई। तो अगर मैं बात करूं बच्चे, इन दोनों में अंतर क्या है, अंतर यह है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर किसी इंडिविजुअल के बारे में व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है, किसी छोटे लेवल की बात करनी है बेटा, छोटे लेवल की चीज के बारे में स्टडी करनी है, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में, तो यहां लिख दोगे आप व्यष्टि अर्थशास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर व्यष्टि, और यहां अर्थशास्त्र भी लिख लेना, व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना, व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन, व्यक्तिगत का मतलब बच्चे क्या होता है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का अध्ययन करते हैं, इंडिविजुअल का अध्ययन करते हैं। अब देखो मैं समझाऊंगा क्या चीजें कैसे कैसे हैं। इंडिविजुअल के अध्ययन से क्या मतलब है बच्चे,
अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे, किसी एक व्यक्ति की इनकम पता करनी है, ठीक है ना, या उसके बारे में जानना है हमें, तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जानेंगे। अगर किसी एक फर्म, किसी एक कंपनी के बारे में स्टडी करनी है तो हम कहां करेंगे? माइक्रो में, ठीक है ना भाई। किसी एक घर के बारे में, उसकी आय मतलब इनकम, कंजम्पशन, इसके बारे में जानना है तो कहां जानेंगे? माइक्रो के अंदर। आप कहोगे फिर समष्टि क्या है? समष्टि का मतलब है टोटल, यानी कि होल इकोनॉमी की स्टडी करनी है, पूरी अर्थव्यवस्था। मैं कहूं आपसे राष्ट्रीय आय निकालनी है, तो मेरे भाई राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम तो पूरे देश के लोगों की इनकम होती है। तो कहने का मतलब बच्चे, मैक्रो के अंदर पूरी इकोनॉमी को एक कंबाइंड रूप से स्टडी किया जाता है, ठीक है ना भाई। तो बात समझ में आ रही है ना? सरजी हुसैन सागर, बेटा एक बार देखूंगा मैं हुसैन सागर, ये शायद तेलंगाना के आसपास होगी हुसैन सागर। आगे बात करूं मैं बच्चे आपसे, तो यहां बात आपके समझ में आनी चाहिए कि भैया मैक्रो का मतलब क्या है, माइक्रो का मतलब इंडिविजुअल, किसी एक के बारे में अध्ययन करना, किसी एक के बारे में। तो भैया अगर मैं बात करूं, आप कहोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो आपका आंसर आएगा समष्टि अर्थशास्त्र में होल इकोनॉमी। होल इकोनॉमी मतलब बच्चे पूरी अर्थव्यवस्था का, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना भाई। तो समष्टि अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में होल इकोनॉमी, होल इकोनॉमी यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, ठीक है ना भाई। पूरी अर्थव्यवस्था की स्टडी की जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करूं मैं, नेशनल इनकम, ठीक है ना, राष्ट्रीय आय हो गई एग्जाम्पल, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, एक तो इनकम और एक ऊपर से दिनकम। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। मैं बात करूं आपसे इन्फ्लेशन, महंगाई, ठीक है ना भाई। ये क्या है? पूरी इकोनॉमी की स्टडी होती है। महंगाई पूरे देश में बढ़ती है, बेरोजगारी पूरे देश में आती है, तो पूरे अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है, ठीक है ना भाई। और अगर मैं इधर बात करूं बच्चे आपसे, यहां पर व्यक्तिगत में, जैसे कि किसी एक परिवार के बारे में, किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी परिवार की आय, यानी कि भैया किसी एक परिवार की आय, तो किसी एक परिवार के बारे में बात करें, किसी परिवार की आय, किसी परिवार मतलब किसी एक फैमिली की आय। मैं बात करूं बच्चे आपसे किसी एक कंपनी की आय, व्यय, शेयर का प्राइस गिर गया, उठ गया, किसी एक कंपनी के बारे में बात हो, किसी एक कंपनी के बारे में हम पढ़ रहे हो, कंपनी, ठीक है ना भाई। चाहे उस कंपनी की इनकम, आय की बात हो, व्यय की बात हो, खर्चे की बात हो, उसका शेयर बढ़ गया, उसका शेयर गिर गया, मतलब अगर किसी एक के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो बेटा व्यक्तिगत होती है, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, वो माइक्रो में होगी। और समष्टि मतलब बड़े लेवल की बात करें बच्चे, तो वो कहां होगी? समष्टि में होगी। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है भाई, गजब एकदम। बात क्लियर हो रही है यहां तक? आगे बात करूं मेरे साथी यहां आपसे, तो एक चीज और ध्यान रखनी है, आय, व्यय और उपभोग। आय, इनकम, आय, व्यय, ठीक है ना भाई। आय, आय का मतलब इनकम, व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर, और उपभोग, कंजम्पशन, उपभोग, आय, व्यय और उपभोग। उपभोग का मतलब जो हम सटकते हैं, खाते हैं, उपभोग मतलब बेटा कंजम्पशन। उपभोग का अध्ययन भी कहां होता है? का अध्ययन क्या की स्टडी भी कहां करते हैं? व्यष्टि के अंदर। तो व्यष्टि में लिखा है, एग्जाम में प्रश्न पूछेगा आपसे, आय, व्यय और उपभोग अर्थशास्त्र के नाम से किसे जाना जाता है? व्यष्टि को, क्योंकि इनकम, व्यय मतलब आपका खर्चा और उपभोग मतलब कंजम्पशन, ये कहां आते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र में आते हैं, ठीक है ना भाई। सर कभी
दर्रे में घुमा लाओ हम सभी बालकों को, अखिलेश यादव। बेटा अखिलेश तेरी नीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे, इसलिए बेटा तुझे लेके नहीं जाने के कहीं। तो बच्चे इनकम, इनकम के बारे में, व्यय का मतलब बच्चे मतलब एक्सपेंडिचर के बारे में, कंजम्पशन के बारे में अगर स्टडी करेंगे तो कहां करेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। बेटा यहां से ज्यादा प्रश्न नहीं बनता, एक प्रश्न तो बन जाता है बेटा यहां से, यही वाला प्रश्न पूछा गया है, तो ये इंपोर्टेंट हो जाता है कि आय, व्यय और उपभोग के नाम से किस अर्थशास्त्र को जानते हैं? तो आंसर होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है ना भाई। आपसे पूछ लेगा किसी इंडिविजुअल के बारे में, व्यक्तिगत अध्ययन किस अर्थशास्त्र की शाखा में किया जाता है? व्यक्तिगत में। आपसे पूछ लेगा पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किस अर्थशास्त्र की शाखा में होगा बच्चे? यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में। आपसे पूछ लेगा कि अर्थशास्त्र को दो भागों में या दो शाखाओं में किसने डिवाइड किया? और उसका नाम आता है निकलकर रैगनर फ्रिस्क। एक अर्थशास्त्री हुआ करते थे बच्चे जिनका नाम है रैगनर फ्रिस्क। रैगनर फ्रिस्क, रैगनर फ्रिस्क ने अर्थशास्त्र को दो भागों में डिवाइड किया था। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना भाई, इसे ध्यान रखना है आपको। चलो भाई बहुत अच्छे, गजब, यहां तक बात समझ में आई होगी आपके, जितनी मैंने आपको बात बताई है। ठीक है ना भाई। ये जो बच्चे देखो हमारी जो कीमत तय होती है, हमारी कीमत समझ रहे हो ना, अर्थव्यवस्था के अंदर किसी भी चीज का प्राइस कैसे डिसाइड होता है? डिमांड एंड सप्लाई पर। ठीक है ना भाई, मांग और आपूर्ति पर। और बेटा हमारी इनकम से हमारी क्या तय होती है? डिमांड तय होती है। जितनी ज्यादा आय होगी उतनी ज्यादा डिमांड करेंगे। ठीक है ना भाई। हम अपना व्यय भी किस पर आधारित रखते हैं? अपनी यानी कि इनकम पर। हमारी जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा हम एक्सटेंड कर पाएंगे, एक्सपेंड, खर्चा। अगर मेरी इनकम 10,000 है बेटा तो मैं 12,000 थोड़ी ना खर्च कर पाऊंगा, लेकिन अगर मेरी इनकम ज्यादा होगी तो मेरा एक्सपेंडिचर भी ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो कहने का मतलब सीधा सा क्या है, यानी कि भैया कीमत तंत्र, यानी कि किसी भी चीज की प्राइस जो डिसाइड होते हैं वो भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना भाई। तो आपको पूछेगा कीमत किससे तय होती है? कीमत कहां? प्राइस जो डिटरमाइंड होते हैं बच्चे आपके, कीमत तंत्र, इसे क्या बोलते हैं बच्चे? प्राइस मैकेनिज्म का काम करता है। तो कीमत किसी चीज की प्राइस जो डिटरमाइन होती है वो आय से होती है, तो इसे बच्चे यानी कि कीमत तंत्र के नाम से भी जानते हैं। जो हमारे प्राइस डिटरमाइन करने का काम होता है वो भी किसका होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। बात समझ में आ रही है? बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा है बेटा, उधर का मैंने पहले दिखा दिया है आपको। बोर्ड पूरा, आप बीच में से आओगे, क्या करोगे देख के बीच में से पूरा? ठीक है ना। तो इसके लिए क्लास में शुरू से जुड़ो। और आज मैंने जो डिस्कस किया आपसे, बेसिक डिस्कस किया कि अर्थशास्त्र एक किताब, जो ग्रंथ लिखी चाणक्य ने लिखी, जो राजनीति से संबंधित थी। जो इकोनॉमिक्स वर्ड आया है ग्रीक लैंग्वेज के इकोनोमिया से निकल के आया, जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का प्रबंधन। ठीक है ना भाई, बात समझ में आ रही है? संसाधनों का प्रबंधन जो मैंने आपको सिखाया। इसके बाद मैंने आपको बताया कि एडम स्मिथ ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया इकोनॉमिक्स के सेक्टर में। ठीक है ना, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। उन्होंने एक किताब लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि 1776 में वो बुक पब्लिश हुई, जिससे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्रांति आई। इसलिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का पप्पा कहा जाता है। बात समझ में आई? फिर मैंने आपको बताया बच्चे, ठीक है ना भाई, फिर मैंने आपको बताया बच्चे बेटा बैंक का कहां आएगा? समष्टि में आएगा। समष्टि, बैंक कोई इंडिविजुअल एक के बारे में नहीं बेटा। देखो सीधी सी बात समझो, बड़ी चीज बहुत सारों के बारे में बात करनी है, समष्टि में करोगे। किसी सिंगल के बारे में पढ़ना है बेटा, कहां करोगे? यानी कि व्यष्टि में करोगे। बात ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है बच्चे, इकोनॉमिक्स ये कह रहा है ज्योग्राफी के क्वेश्चन बन रहे हैं। थैंक यू आकाश यादव, सो मच। मेहनत करने के लिए बनेंगे भाई क्वेश्चन, क्यों नहीं बनेंगे? अगर आप पढ़े हो और मन से पढ़े हो, ठीक है ना भाई, तो बनेगा, हर कुछ बनेगा। ठीक है ना भाई। लेकिन ध्यान रखना है बेटा, पढ़ाई रेगुलर करनी है। कंटिन्यूटी जब तक नहीं होगी आपके अंदर, जब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। फिर मैंने आपको बताया बच्चे कि इकोनॉमिक्स में और इकोनॉमी में डिफरेंस क्या होता है। इकोनॉमिक्स एक किताब है जिसमें कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। उन सिद्धांतों को जब हम किसी ज्योग्राफिकल रीजन में लागू कर देते हैं, उनका प्रैक्टिकल करते हैं, तो वो इकोनॉमी बन जाती है, जैसे इंडियन, चाइनीज। ठीक है ना भाई।
आगे बात करूं मैं आपसे तो फिर मैंने बताया कि भैया इकोनॉमिक्स की दो टांग हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो में छोटी चीजों की बात, मैक्रो में बड़ी चीजों की बात, ठीक है ना भाई। चलो बहुत अच्छे, बात समझ में आ रही है ना। तो चलो एक आज गुरु पर्व पर एक दो लाइन मेरी तरफ से हो जाए आपके लिए मोटिवेशन वाली। हालांकि मेरा मानना है कि मोटिवेशन तो बच्चे अंदर से आता है। अंदर से कब आएगा? जब आपकी ज़रूरत होगी। अगर आपको लग रहा है कि आपको माँ बाप के अपने के सपने पूरे करने हैं, अपने सपने पूरे करने हैं बेटा, आपको भी फ़ोन चाहिए, आपको भी नौकरी चाहिए, आपकी मम्मी भी बेटा मतलब आपका वेट देखती हैं कि मेरा बेटा एक दिन नौकरी लगेगा, ब्याह होगा उसका, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर मैं बात करूं मेरे साथी यहाँ आपसे, प्रिंट करवा लें ज्योग्राफी की, मर्जी है बेटा वो आपकी प्रिंट करवाना है या ऐसे ही पढ़ना है, मर्जी आपकी है, ठीक है ना। नेहा सोलंकी है, बहुत सारे बच्चे हैं। तो दो लाइन मेरी तरफ से, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, यह आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, ठीक है ना भाई। तो ध्यान रखिएगा अपने इरादे। ऐसा नहीं कि जब कोर्स शुरू हुआ था तो आप बहुत डेडिकेटेड थे, जब 5 दिन क्लास चली तो डेडिकेशन गया भाड़ में, पहले देखूंगी मूवी, ठीक है ना, या सीरियल आ रहा है सास बहू वाला बेटा, या फिर पबजी गेम खेल लूं, या फिर ये वाला गेम खेल लूं, या पहले थोड़ी देर यूट्यूब चला लूं। तो मेरे भाई ये आपके अंदर का मोटिवेशन, जो सेल्फ मोटिवेशन है, वो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन जिसके अंदर किसी की बात सुनकर मोटिवेशन आया है, वो 10-15 मिनट तक टिक जाए, बहुत बड़ी बात है मेरा मानना है। नहीं तो मेरे भाई ध्यान रखना मेरी बात, आज तुम ये मोटिवेशन आपका 10 दिन 15 दिन बेटा कितनी भी वीडियो देख लो, लाखों की तादाद में पड़ी हुई है, ठीक है ना भाई, लाखों की तादाद में वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगी। बहुत बड़े बड़े मोटिवेटर मिल जाते हैं आपको। बेटा मोटिवेशन कौन देता है? जो जीवन में कुछ नहीं करता वो मोटिवेशन गुरु बन जाता है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ आपसे यही है कि मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए और हर रोज आना चाहिए। और जब तक ये हर रोज आएगा तो तब तक बेटा आप कभी भी पढ़ाई से दूर नहीं भागोगे, ठीक है ना भाई। मिलेंगे कल की क्लास में, आशा करता हूं क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। इकोनॉमिक्स थोड़ा टिपिकल सब्जेक्ट है, लेकिन अगर पढ़ोगे तो मेरे साथ आप, मैं पक्का जैसे ज्योग्राफी आपको सिखा दी ऐसे ही थोड़ा बहुत नहीं बेटा, पूरा अर्थशास्त्री वाली फीलिंग ना बुला दूं इकोनॉमिक्स खत्म होने पे, तो 20 क्लास में, 15 से 20 क्लास में मात्र। तो मेरी बात आप ये कह देना, गुरुजी आप झूठ बोल रहे, इकोनॉमिक्स नहीं आई है, आएगी और आप प्रश्न भी बनाओगे, ठीक है बच्चे। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, और गुरु पर्व पे आपने जितनी भी शुभकामना दी उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, लव यू बच्चे।